आज के न्यूज़पेपर की हम शुरुआत करेंगे पीआईबी के साथ में। पीआईबी के बाद हम देखेंगे द हिंदू की प्रमुख न्यूज़ को, और हो सके तो फिर जियोग्राफी वाले हिस्से में मैप को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। एडिटोरियल में आज हम 3 एडिटोरियल के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है सलमान रुश्दी के ऊपर जो चाकू से हमला किया गया है, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा है कि ऐसे लोग, वे सभी लोग एकदम जो बुलंद आवाज़ में किसी भी चीज़ का विरोध करते हैं, उग्रवाद के खिलाफ बोलते हैं, वो केवल अकेले व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं है, उन सभी के ऊपर हमला है जो सलमान रुश्दी के जैसी सोच रखते हैं। बहुत सारी ऐसी रचनाएं उन्होंने लिखी थी जो उग्रवाद के खिलाफ थी। ठीक है, इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा है। इसके बाद जो सेकंड आर्टिकल है वो यूरोपियन यूनियन और भारत के संबंध को बताता है। इसमें बताया गया है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में कुछ मतभेद हैं, कुछ समानताएं भी हैं। इसके बावजूद भी जो हमारे सहयोग वाले सेक्टर हैं, समानताएं वाले सेक्टर हैं, उनमें इस मतभेद को हमें हावी नहीं होने देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। और सबसे लास्ट में यदि टाइम रहा तो हम डिस्कस कर लेंगे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रीजन हैं, उनका किस प्रकार से हम भारत के साथ में एकीकरण कर सकते हैं। कई सारे ऐसे नियम कानून हैं जो कि इन पार्टिकुलर राज्यों में आज भी मौजूद हैं। जैसे कि आर्मी को जो स्पेशल पावर दी गई है वो वाला कानून, इसका बहुत ज़्यादा ये पहाड़ी राज्यों में विरोध होते रहता है। हाल ही में एक घटना घटित हुई थी, मिलिट्री को गलत सूचना मिली और कार में जो मजदूर लोग बैठे थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनका इनकाउंटर कर दिया गया। इस प्रकार से कई बार आर्मी के ऊपर बहुत सारे गलत आरोप भी लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे कैसे करके ये राज्य बच सकते हैं, कब ये समाप्त होगा और कब वो भारत में एक हो पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देना था। ठीक है, कभी कभी हम क्या होता है ना, एडिटोरियल को डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या काम करना है, गूगल में जाना है और वहाँ पर सर्च मारना है आपको EDU बकेट्स, EDUBUCKETS। ठीक है, EDU बकेट्स blogspot.com आपको सर्च मारना है, और आप जैसे ही सर्च मारोगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो इसको आप टाइम टाइम में विजिट करते रहिए। कुछ कुछ ऐसी न्यूज़ है जिसको मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाता हूँ, या फिर जो एडिटोरियल मेरे छूट जाते हैं उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आज के जितने भी एडिटोरियल हैं वो यहाँ पर आपको नोट्स के रूप में मिल जाएंगे। इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में कुछ मैं लिखा था। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में जो जनसंख्या का अनुमान लगाया गया था कि भारत 2023 में चाइना को पछाड़ देगा, नंबर 1 पर हो जाएंगे हम जनसंख्या के मामले में। तो जनसंख्या हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसान वाली भी है। जनसंख्या यदि फ़ायदेमंद है तो भारत किस प्रकार से इसका फ़ायदा उठा सकता है, इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा है, और कौन कौन से कदम हैं जो कि गवर्नमेंट को उठाने चाहिए ताकि सब लोगों को एक समान फ़ायदा मिल सके और भारत विकास कर सके, जैसे कि हम चीन में देख रहे हैं। G20 से रिलेटेड भी कुछ आर्टिकल थे। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। अब हम सीधे चलते हैं पीआईबी की तरफ और पीआईबी की पहली न्यूज़ देख लेते हैं जो कि आई है श्री अरबिंदो से रिलेटेड। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 को आध्यात्मिक नेता हैं श्री अरबिंदो, इनकी 150वें नंबर की जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए 53 सदस्यीय समिति का गठन करा था। इनका परिचय हम देख लेते हैं। ये इनकी पिक्चर है श्री अरबिंदो की। अरबिंदो घोष का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 कलकत्ता में। वो एक योगी, दृष्टा, दार्शनिक, कवि, भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित करा था। 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में इनका निधन हो गया था। शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा दार्जिलिंग के एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। फिर इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, जहां 2 शास्त्रीय और 2 यूरोपीय भाषाओं में ये काफ़ी कुशल हो गए थे। 1892 में उन्होंने वडोदरा और कलकत्ता प्रशासनिक पदों पर काम किया था। इन्होंने शास्त्रीय संस्कृत सहित योग और भारतीय भाषाओं का अध्ययन भी चालू कर दिया था। इसके बाद चालू होते हैं भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन। 1902 से लेकर के 1910 तक उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के रिजल्ट स्वरूप उनको 1908 में अलीपुर बम कांड में कैद कर लिया गया था। फिर 2 साल तक ब्रिटिश बाहर से भाग गए
और पांडिचेरी के फ्रांसीसी उपनिवेश में शरण ले ली, जहां उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक पूर्ण और आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित जीवन के उद्देश्य से अभिन्न योग के विकास के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया था। आध्यात्मिक यात्रा इनकी शुरू यहीं से होती है। पांडिचेरी में साधकों के एक समुदाय की स्थापना करी थी। इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसने 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम के रूप में आकार लिया था, मतलब ये आश्रम बन गया 1926 में। इनका ये मानना है कि पदार्थ, जीवन और मन, इनके मूल सिद्धांतों को स्थलीय विकास के माध्यम से सुपर माइंड के सिद्धांत द्वारा अनंत और परिमित दो क्षेत्रों के बीच में मध्यवर्ती शक्ति के रूप में सफल किया जाएगा। इनके साहित्यकार लेखन पठन से संबंधित वंदे मातरम नामक एक अंग्रेजी अखबार 1905 में निकाला था। योग के आधार रहे ये, भागवत गीता और उसका संदेश दिया, मनुष्य का भविष्य और विकास, पुनर्जन्म और कर्म, सावित्री एक किंवदंती और एक प्रतीक, आवर ऑफ गॉड, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, हाई कोर्ट में हाल ही में 27 जजों की नियुक्ति की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसी होती है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। संविधान में क्या चीज़ उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 124(2) अनुच्छेद 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा CJI के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से हमेशा सलाह ली जाएगी। इसका मतलब ये है, सबसे पहले हम CJI को नियुक्त करते हैं, CJI फिर बताता है कि किनको हम मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे। तो सलाह किससे ली जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ली जाती है। हाल ही में यूयू ललित बन गए 49वें नंबर के। आर्टिकल 217(1), इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश यदि हमें नियुक्त करना है किसी भी व्यक्ति को, तो इसके लिए राष्ट्रपति काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाती। कॉलेजियम मतलब होता है जजों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। ये सिफारिश करता है राष्ट्रपति को कि आप इसको CJI बना दीजिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श लेकर के सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देते हैं। इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 124(2) में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श इस नियुक्ति में अहम माना जाता है। हाई कोर्ट के जजों के नाम की सिफारिश CJI और 2 सीनियर जजों वाले एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो CJI की नियुक्ति कैसे करके होती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति को लेकर कुछ क्लियर बातें नहीं हैं। सीनियरिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को CJI के तौर पर नियुक्त किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP के आधार पर CJI की नियुक्ति होती है। इसमें कानून मंत्री सेवानिवृत्त होने वाले CJI से सुझाव मांगते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में कौन थे? NV रमन्ना। उनसे उन्होंने सुझाव मांगा कि हम किसको बनाएंगे। अब सुझाव वाले नाम इस प्रकार से आप देख रहे हो। कॉलेजियम की सिफारिश मानना सरकार के लिए बाध्य है, जरूरी है। बिना उसकी सिफारिश के, बिना वो नाम सुझाए सरकार किसी को भी, राष्ट्रपति किसी को भी CJI नहीं बनाता है, ठीक है। अब जो नाम सुझाया गया है उस नाम को कानून मंत्री प्राइम मिनिस्टर के पास भेजा, प्रधानमंत्री ने उस नाम को राष्ट्रपति के पास भेजा। इस प्रकार से भारत के CJI की नियुक्ति हो गई। कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश को मानना सरकार के लिए बाध्य होता है। कॉलेजियम की सिफारिश के अंतर्गत वर्तमान में जजों की नियुक्ति हो रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही इस व्यवस्था का पालन किया जाता है। किसी कानून के द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व CJI द्वारा किया जाता है। इसका लीडर कौन रहता है? CJI रहता है। मतलब जो कॉलेजियम है, मतलब जज का जो ग्रुप है, उसका हेड कौन रहेगा? CJI रहता है। इसका नेतृत्व करता है CJI और इसमें न्यायालय के 4 अन्य सीनियर जज भी शामिल होते हैं। एक तो CJI हो गया, प्लस 4 हो गए सीनियर जज। कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी मानना सरकार के लिए ज़रूरी होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के तबादले का फैसला भी यही कॉलेजियम करता है कि किसको यहाँ से ट्रांसफ़र करना है। जज बनने के लिए क्या योग्यता है?
हाई कोर्ट में जज बनने के लिए लॉ की बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आपने जो LLB किया है वो डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ 10 साल का आपको वकीली का अनुभव होना चाहिए। सेवानिवृत्ति होने के बाद जज दोबारा प्रैक्टिस भी चालू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो वो भारत का नागरिक हो, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज वो रह चुका हो, या फिर कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव हो, या फिर राष्ट्रपति के विचार में जाने माने कानून के आप जानकार हों। सीधे चलते हैं हम फॉरेन वाले पेज में और देख लेते हैं एक न्यू कंट्री को। तो नई जो कंट्री न्यूज़ में आई है वो है केन्या। ठीक है, केन्या पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये रहा केन्या का मैप, कौन कौन से देशों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है इसको आप देख लीजिए। ऊपर में आप जाओगे तो इथोपिया के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है इसकी। पूरब की तरफ में आप जाओगे तो सोमालिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसके साथ साथ में पूरब और पश्चिम की तरफ जाओगे तो साउथ सूडान है। पश्चिम की तरफ जाओगे तो आप युगांडा है। और नीचे की तरफ यदि आप जाते हो तो लेक विक्टोरिया के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। और नीचे में यदि आप चले गए दक्षिण की तरफ में तो तंजानिया के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। लेक विक्टोरिया इसके पश्चिम की तरफ पड़ती है। और यदि आप इसके नॉर्थ की तरफ जाओगे, नॉर्थ की तरफ में आप देख रहे हो नेशनल पार्क सिबिलोई नेशनल पार्क, और उसी के पास से होकर के गुजरती है लेक तुर्काना। तो ये तो रहा आपका केन्या का मैप। और केन्या के यदि हम नीचे की तरफ जाएं, दक्षिण और पूर्व वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो इंडियन ओशियन पड़ता है। ये तो थी यहाँ की महत्वपूर्ण लोकेशन। अब चूंकि केन्या पड़ जाता है आपका अफ्रीका में, इसलिए हम अफ्रीका महाद्वीप को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर जो महासागर है उसको आप देख लीजिए। अफ्रीका के यदि आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो उत्तर अटलांटिक पड़ेगा, दक्षिण की तरफ जाओगे तो दक्षिण अटलांटिक पड़ेगा, लेकिन ये लोकेशन इसकी पश्चिमी तट की तरफ में है। हिंद महासागर इसके पूर्वी और दक्षिणी हिस्से पर फैला हुआ है। ये तो थे महत्वपूर्ण महासागर। नीचे की तरफ आप जाओगे तो और भी ज़्यादा दक्षिणी महासागर आ जाता है। थोड़ा सा जूम करके इसको हम देखते हैं। लाल सागर आप देख रहे हैं कहाँ पर है, पूर्वी तट पर। लाल सागर के किनारे किनारे कौन कौन से शहर आ जाते हैं, मिस्र आ गया, सूडान आ गया, इसके अलावा इरिट्रिया हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है इथोपिया का। ऊपर की तरफ आप जाओगे तो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से कौन कौन से देश इसके टच हो रहे हैं, मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये सब भूमध्य सागर के किनारे किनारे शहर बसे हुए हैं। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ में देख लेते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये पिक्चर है केन्या के नए प्रेसिडेंट विलियम रूटो टोनी कारुम्बा की। नए राष्ट्रपति ये इलेक्टेड किए गए हैं, लेकिन कई सारे जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं ना, इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया, इस रिजल्ट को वो नहीं मानते। डेप्यूटी प्रेसिडेंट विलियम रूटो मंडे के दिन डिक्लेयर्ड हो गए हैं एज ए विनर केन्या के हार्ड फाउट प्रेसिडेंशियल पोल में। मतलब काफ़ी लड़ाई, काफ़ी कठिनाई भरा ये प्रेसिडेंशियल पोल रहा था। बट द अनाउंसमेंट वाज मेयर्ड इन कंट्रोवर्सी, लेकिन जो अनाउंसमेंट रहा कंट्रोवर्सी लेकर के आया है, क्योंकि कई सारे मेंबर हैं जो कि इलेक्शन ऑफ कमीशन के हैं, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है इस रिजल्ट को, हम इसको नहीं मानते। इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल एंड बाउंड्रीज कमीशन IEBC के चेयरमैन वाफुला चेबुती का कहना है मिस्टर रूटो ने ऑलमोस्ट 7.18 मिलियन हासिल करे थे, मतलब 50.4%। इन द अगस्त 9 वोट अगेंस्ट 6.94 मिलियन 48.8% फॉर हिज राइवल रैला ओडिंगा। तो कुल मिलाकर के इनकी जीत रही थी। फॉरेन वाले पेज में ही आंग सान सूकी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, उसको हम देख लेते हैं। सूकी महात्मा गांधी के अहिंसावादी सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित रही थी। सूकी ने 27 सितंबर 1988 को नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना करी थी, लेकिन 20 जुलाई 1989 को उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया था। उन्हें पेशकश की गई कि अगर वो देश छोड़कर चली जाएंगी तो उनको आज़ाद कर देंगे, और उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। ये देखिए,
बताया जा रहा है इनके पिता को शहीद का दर्जा मिला था। 19 जून 1945 को म्यांमार में जन्मी सू की को द ओंग सान सू की के नाम से भी जाना जाता है। वो म्यांमार की मुख्य राजनेता और विपक्षी नेता हैं। उनके पिता आंग सान को देश में शहीद का दर्जा हासिल है और लोग उन्हें नेशनल हीरो के तौर पर देखते हैं। सू की मां खिन केई म्यांमार की मशहूर राजनयिक रही हैं। सू को साल 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। साल 2016 से सू कई अहम पदों को संभाल चुकी हैं, जिसमें देश के काउंसलर का पद भी था। इसके साथ ही वो देश की सर्वोच्च नेता भी बन गई थी। इनके पिता ने इनको द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के साथ लड़ाई लड़ी थी। इनके पापा ने उनके पिता को आज आधुनिक म्यांमार आर्मी गठन करने का श्रेय दिया जाता है। इनके पिता ने 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी लिए हुए समझौते में अहम भूमिका अदा करी थी। उस समय म्यांमार को बर्मा के नाम से जानते थे। इसी साल इनके पिता की दुश्मनों ने हत्या कर दी थी। अब फिर इनकी मां ने इनके 2 भाइयों के साथ में इनका भी पालन पोषण किया। उनके भाई आंग सान ली 8 साल में झील में डूब गए और इनकी डेथ हो गई। एक भाई इस समय अमेरिका के नागरिक हैं और कैलिफोर्निया के सैन डियागो में रहते हैं। सूकी को बर्मीज, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानी भाषा का ज्ञान है और वो बौद्ध धर्म की अनुयायी हैं। न्यूज़ की तरफ यदि हम देखें तो न्यूज़ में पता है हमको कि म्यांमार में अब यहाँ की चुनी हुई सरकार राज नहीं करती है, वहाँ पर मिलिट्री का शासन हो गया है। ठीक है, इसी के तहत सू यू की को 6 साल की और जेल की सज़ा सुना दी गई है। ठीक है, इनको दोषी पाया गया है कई सारे घपलों के मामले में। फॉरेन वाले पेज से ही हम देखने वाले हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन को। ये न्यूज़ बताती है जिसमें बताया गया है इंडिया ने गिफ्ट दिया है श्रीलंका को। गिफ्ट का नाम है डोर्नियर एयरक्राफ्ट। ये देख रहे हैं आप, हवाई जहाज़। कोलंबो ने रिक्वेस्ट किया था 2 ऑफ देम इन 2018, एनदर 2 अराइव विद इन 2 डेज। ठीक है, उन्होंने कहा था कि आप हमें 2 उठो लेना, तो भारत ने ये गिफ्ट उनको दिया। इंडिया ने मंडे के दिन हैंडओवर कर दिया है एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट श्रीलंका को। इसमें उपस्थिति रही थी प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, ताकि इनकी जो सिक्योरिटी टाई है दोनों देशों के बीच में वो पुष्ट हो सके, वो मजबूत हो सके। वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे एंड हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका। श्रीलंका में हमारे यहाँ के जो हाई कमिश्नर हैं इंडिया के, गोपाल बागले, वर इन अटेंडेंस एट द हैंडिंग ओवर। 2 लोग यहाँ पर जब हैंड ओवर किया जा रहा था तो 2 लोगों की यहाँ पर उपस्थिति थी। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका ये कैसी हो रही है? मजबूत हो रही है इसके माध्यम से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से, म्यूचुअल ट्रस्ट के माध्यम से और कोऑपरेशन के चलते चलते हम गिफ्ट कर रहे हैं डोर्नियर 228। ये इंडिया का लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन माना जा रहा है इस मामले में। हाई कमिश्नर बागले का कहना था मंडे के दिन, एक दिन पहले की ही बात है, द अराइवल ऑफ चाइनीज स्पेस एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल दैट इंडिया हैज़ वॉइस्ड कंसर्न। अब दूसरी तरफ चाइना अपनी एंट्री करते जा रहा है श्रीलंका में, तो उसको देखते हुए इंडिया भी अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है ताकि श्रीलंका चाइना की तरफ पूरी तरह से ना चला जाए। भारत ये जो गिफ्ट दे रहा है श्रीलंका को, वो बताता है कि भारत कितना मजबूत है और अपने जो नेबर्स हैं उनको भी मजबूत करना चाहता है इंडियन ओशियन रीजन में, इसके साथ साथ में बे ऑफ बंगाल सच एज श्रीलंका। इसकी यदि हम कैपेबिलिटी की बात करें इस एयरक्राफ्ट की, इस हवाई जहाज़ की, तो ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा श्रीलंका के लोगों को। ये डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कहना है एक स्टेटमेंट को। ठीक है, यदि हम इस गिफ्ट को दे देते हैं श्रीलंका को, तो श्रीलंका जो कंट्री है वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा टुवर्ड द सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ओशियन रीजन एट लार्ज। काफ़ी बड़े पैमाने पर श्रीलंका अपने समुद्री एरिया को सुरक्षा प्रोवाइड कर पाएगा। आगे बताया जा रहा है, पिछले ही वीक श्रीलंका एयरफोर्स ने अनाउंस किया था कि इंडियन एयरफोर्स गिफ्ट करेगा एक ठो डोर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। एक बात और कही थी कि एनदर एयरक्राफ्ट वुड बी डोनेटेड विद इन 2 ईयर्स। एक और हमको ऐसा ही मिल जाएगा आने वाले 2 साल में। इंडिया ने यह गिफ्ट किया है क्योंकि श्रीलंका की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था
2018 में कि हमको 2 ठो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है ताकि हम इन्हेंस कर सकें मेरीटाइम सर्विलांस कैपेबिलिटी को आइलैंड नेशन को, ऐसा इनका कहना था। बताया जा रहा है श्रीलंका मेंबर है किसका, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का, जो कि चालू हो गया है एज ए ट्राइलेटरल इनिशिएटिव, जिसमें इन्वॉल्व है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। लेटर इंक्लूडेड मॉरिशस फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द रीजन। बाद में इसको इंक्लूड किया गया किसको, मॉरिशस को। साइंस वाली एक न्यूज़ आई है 3D प्रिंटेड कॉर्निया। कॉर्निया जिसको हमने बनाए हैं एक 3D प्रिंटेड मशीन के माध्यम से। इसमें किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल मटेरियल यूज़ नहीं किया गया, पूरे जो मटेरियल है वो नेचुरल मटेरियल का यूज़ किया गया था। और इसको कॉर्निया को हमने फिर रेबिट की आंख में रख दिए हैं ताकि टेस्टिंग की जा सके। रिसर्चर टीम थी हैदराबाद की, इन्होंने 3D प्रिंटेड कॉर्निया को बनाया है और इसको ट्रांसप्लांट कर दिया है रेबिट की आई में। एक टीम थी क्लिनिशियन एंड साइंटिस्ट फ्रॉम LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद एंड सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB। इन्होंने सब मिलकर कोलैबोरेशन किया और डेवलप किया था 3D प्रिंटेड कॉर्निया को फ्रॉम द ह्यूमन डोनर कॉर्नियल टिश्यू। इंसानों ने अपने ऊतक का दान किया था, विच वुड हैव अदरवाइज बीन डिस्कार्डेड फॉर नॉट मीटिंग ऑप्टिकल स्टैंडर्ड फॉर क्लिनिकल ट्रांसप्लांटेशन। ये जो प्रिंटेड कॉर्निया है नीड टू अंडरगो फर्दर क्लिनिकल टेस्टिंग। अभी इसमें ज़रूरत है कुछ क्लिनिकल टेस्टिंग की, इसके साथ साथ में कुछ डेवलपमेंट की आवश्यकता है बिफोर दे कैन बी यूज्ड इन पेशेंट। इसके बाद फिर ही ये पेशेंट के ऊपर इसको, जो व्यक्ति अंधे हो गए हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, इसमें कई साल लग सकते हैं, ऐसा कहना है टीम का। आगे इसमें बताया जा रहा है कि आज के टाइम में तो ज़्यादातर कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है वो या तो एनिमल बेस्ड रहता है या फिर वो रहता है सिंथेटिक टाइप का। लेकिन जो एनिमल बेस्ड चीज़ रहती है उसको लोग धार्मिक कारणों से, कई प्रकार के कारणों से उसको आँखों में नहीं लगवाते हैं। लेकिन बताया जा रहा है अभी ये जो नया प्रोडक्ट है ये कम्प्लीटली नेचुरल है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंथेटिक कंपोनेंट का यूज़ नहीं किया गया है एंड इज़ फ्री ऑफ एनिमल रेसिड्यू। इसमें किसी भी प्रकार से एनिमल के अवशेष का यूज़ नहीं किया गया है। इसको हमने डेवलप करे हैं इंडिजिनियसली, भारत में इसका विकास किया गया है थ्रू गवर्नमेंट एंड फिलिंथ्रोपिक फंडिंग। ठीक है, फिलिंथ्रोपिक मतलब होता है परोपकारी। बताया जा रहा है कॉर्नियल डैमेज बहुत बड़ा रीजन माना जाता है ब्लाइंडनेस का, अंधापन लाने का पूरे विश्व भर में। मोर देन 1.5 मिलियन न्यू केसेस ऑफ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस रिपोर्टेड एवरी ईयर। हर साल 1.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि उनका कॉर्निया खराब होने से वो अंधे हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि गैप बहुत ज़्यादा है डिमांड और सप्लाई का डोनर कॉर्नियल टिश्यू वर्ल्ड वाइड। ऐसे व्यक्ति जो कॉर्निया का दान करते हैं और ऐसे व्यक्ति जिनको इनकी ज़रूरत है, दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। एंड लैक ऑफ एडिक्वेट आई बैंकिंग नेटवर्क, इसके साथ साथ में आई बैंकिंग नेटवर्क भी बहुत कम है। दे सेड दैट लेस देन 5% ऑफ न्यू केसेस एवरी ईयर आर ट्रीटेड बाई कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। 5% से भी कम केसेस को हम सॉल्व कर पाते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर इनोवेशन की ज़रूरत है, वो भी डिसरप्टिव होना चाहिए। कंटिन्यू इनोवेशन की ज़रूरत है ताकि हम ट्रीट कर सकें डिसीज़ को, जैसे कि कॉर्नियल स्कैरिंग या फिर केरेटोकोनस जैसी बीमारियों को। एक और न्यूज़ आई है जिसको हम देख रहे हैं, इसमें बताया जाता है कि जो अनाथ बच्चे रहते हैं, अनाथ बच्चे और दूसरे ऐसे व्यक्ति जो कि किसी कारणवश जिनकी जो निसंतान हैं, बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बच्चों की पहुंच हो सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गोद ले सकें। तो इस दायरे को हमें बढ़ाना है। इसके लिए एक पैनल का गठन किया था। उसने ये कहा है कि ज़िला लेवल पर सर्वे किया जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। लाखों अनाथ वाले देश में गोद लेने के लिए केवल 2430 बच्चे अवेलेबल हैं, जबकि अनाथों की संख्या लाखों में।
जबकि एक बच्चे को घर लाने के इच्छुक माता पिता की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बाद जो हम गैप देख रहे हैं अनाथ बच्चे और अवेलेबल बच्चे, और इसके साथ साथ में जो माता पिता इच्छुक हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। इसी विरोधाभास को दूर करने के लिए एक संसदीय पैनल ने अनाथ और परित्यक्त बच्चों की सक्रिय रूप से पहचान करने के लिए जिला लेवल पर सर्वे करने की सिफारिश की थी। कार्मिक लोक शिकायत और कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में संसद में अभिभावकता और दत्तक कानूनों की समीक्षा पर एक रिपोर्ट में कहा था कि जो परित्यक्त बच्चे हैं इनकी संख्या, इनकी सही तस्वीर हमारे पास होना चाहिए कि रियल में हमारे पास 100 बच्चे हैं। एक जिला लेवल पर सर्वे के माध्यम से डेटा को नियमित आधार पर नवीनतम करने की हमें ज़रूरत है, उसको लेटेस्ट बनाने की ज़रूरत है। इनका कहना है हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता होना चाहिए, एक महीने में इसकी बैठक होती रहे, और ये सुनिश्चित करना है कि सड़कों पर भीख मांगने वाले अनाथ और परित्यक्त बच्चों को बाल कल्याण कमेटी के समक्ष हम पेश करेंगे और उन्हें जल्द से जल्द गोद लेने के लिए हम अवेलेबल कराएंगे। रिपोर्ट का कहना है दिसंबर 2021 तक 27,939 संभावित माता पिता चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी में रजिस्टर्ड थे। 2017 में 18,000 थे, 18,000 से बढ़कर के 27,000 हो गए हैं। इसकी तुलना में चाइल्ड केयर में रहने वाले कुछ 6,996 अनाथ बच्चे थे, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चे थे। गोद लेने योग्य माने जाने संस्थानों में केवल 2,430 ही बच्चे ऐसे हैं जिनको गोद लेने के लिए ये लोग फ्री हैं। गोद लेने के लिए जो प्रतीक्षा का टाइम था वो 5 वर्षों से बढ़ा करके 3 वर्ष कर दिया गया है। मतलब यहाँ एडॉप्शन के लिए जो टाइम था ना 3 इयर्स कर दिया गया है, पहले हुआ करता था ये 1 साल पिछले 5 सालों में। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एडॉप्टेड इन 2021-22 वो कितना था? 3,175। एक्सपर्ट लोगों का कहना है यहाँ पर जो रीज़न है वो केवल क्या है, 2,430 चिल्ड्रन फाउंड टू बी लीगली। कानूनी रूप से 2,430 बच्चे ही ऐसे हैं जो फ्री हैं और इनको आप एडॉप्ट कर सकते हो हमारे देश में विद एन एस्टिमेटेड 3.1 करोड़ ऑर्फन। टोटल आप देखोगे तो ऑर्फन की संख्या कितनी, अनाथों की 3.1 करोड़ है। जिसमें रिपोर्ट में क्या कहा गया है, लॉस ऑफ आइदर और बोथ पेरेंट, जिसके मम्मी मर गई है या जिसके एक पेरेंट मतलब मर गए हैं या फिर दोनों पेरेंट्स ही ख़त्म हो गए हैं। ये जो कहना है वो है 2020 की ऑर्फन रिपोर्ट का है ऑफ IHHH ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल रिसर्च सेंटर इन समीर का कहना है। बिकॉज ऑफ फेलियर टू ब्रिंग मोर चिल्ड्रन इन नीड केयर इन टू द गवर्नमेंट सेफ्टी नेट, क्योंकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की सेफ्टी नेट में आ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है 6,525 हमारे पास चाइल्ड केयर संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 30 सितंबर 2021 तक। ये डाटा है लोकसभा में गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई दिया गया था। देन वाई आर देयर ओनली 6,996 आइडेंटिफाइड एडॉप्टेबल। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि 6,996 बच्चे ही ऐसे हैं जो कि अनाथ हैं। A mapping exercise of child care institution by the Women and Child Development Ministry in its report in 2018 found that total 3.7 लाख children in need of care, 3.5 लाख बच्चों को केयर की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इन होम्स में। द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन वर दोज हु हैड ए सिंगल पेरेंट। ऐसे बच्चे कितने हैं? 32% हैं जिनके सिंगल पेरेंट हैं और 1.2 लाख चिल्ड्रन हैं। वाइल दोज विदाउट एनी पेरेंट वो हैं जस्ट 11%, मतलब 41,730 टोटल उनकी संख्या को यदि आप देखोगे तो। भारत में एक चीज़ को लेकर के बहुत बड़ी ज़ोर शोर से चर्चा रहती है, विपक्ष भी हमेशा आरोप लगाते रहता है गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसी प्रकार से बहुत सारे राइटर्स का जो एक ग्रुप है उसने कहा है इंडिया में कि हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। यहाँ के राइटर को लगभग 100 से भी ज़्यादा ऐसे इंटरनेशनल राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, इन्होंने मंडे के दिन एक्सप्रेस किया है, कंसर्न, चिंता जाहिर की है ओवर द स्टेट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन इंडिया। भारत में बोलने की आज़ादी, आलोचना करने की जो आज़ादी है, लिखने की आज़ादी, उसको लेकर के इन्होंने अपनी चिंता जाहिर करी है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट से निवेदन किया है कि सपोर्ट करें वो डेमोक्रेटिक
आइडियल्स को। ग्रुप था कितने, 102 राइटर्स का। इसमें इंक्लूड थे, इनके नाम बताए गए हैं, मैरिना, पॉल, जेनिफर, जोनाथन फ्रेंजन, बहुत सारे नाम यहाँ पर बताए गए हैं। ए स्टेटमेंट बाय पेन अमेरिका, ये इन्होंने साइन किया था एक लेटर और लिखा था खत प्रेसिडेंट मुर्मू को। लेटर में कहा गया है कि मुर्मू आप सपोर्ट करिए फ्री एक्सप्रेशन को, जो कि इंडिया की इंडिपेंडेंस की स्पिरिट मानी जाती है। फ्री एक्सप्रेशन कॉर्नर शॉट होता है किसी भी रोबस्ट डेमोक्रेसी का, ठीक है। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी आधारशिला रहती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यदि आप इसको कमज़ोर कर दोगे, ऑल अदर राइट्स आर एट रिस्क, यदि इसको आपने कमज़ोर कर दिया ना, तो फिर पूरे जितने भी अधिकार आपने दिए हैं लोगों को, वो सब खतरे में चले जाएंगे। एंड द प्रोमिसेस मेड एट इंडियाज बर्थ आर कंप्रोमाइज्ड। एक्सप्लेनर वाले पेज में उस जहाज़ के बारे में बताया जाता है जो कि हाल ही में चर्चा रहा था, ठीक है। चाइना ने अपने शिप को भेजा था कहाँ, श्रीलंका, जिसको श्रीलंका कह रहा है। ये साइंटिफिक रिसर्च वाला जहाज़ है। द BRISL बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव श्रीलंका एक कोलंबो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, स्टडिंग करता है चाइना के एम्बिशियस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को। वाज द फर्स्ट टू ड्रा अटेंशन टू द विजिट इन ए ट्विटर पोस्ट। इस ग्रुप ने ही सबसे पहले ट्विटर के माध्यम से जुलाई के महीने में इस बात को बताया था। इसमें यह कहा गया था कि युआन वांग 5, इस जहाज़ का नाम हमें याद रखना है। ये जहाज़ किस देश का है ना। ये कंडक्ट कराएगा सैटेलाइट कंट्रोल और रिसर्च ट्रैकिंग सिस्टम को नॉर्थ वेस्ट पार्ट इंडियन ओशियन में थ्रू अगस्त एंड सितंबर, 2 महीने तक ये अपनी स्टडी करने वाला। वेसल ऑफ युआन वांग क्लास आर सेट टू बी यूज्ड फॉर ट्रैकिंग एंड सपोर्टिंग सैटेलाइट। इसका यूज़ करेंगे हम ट्रैकिंग और सपोर्टिंग सैटेलाइट के रूप में। इसके साथ साथ में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, के लिए भी इसका यूज़ किया जाएगा बाय द पीपुल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रेटजिक सपोर्ट फोर्स, ऐसा इसमें बताया गया था। लेकिन फिर इंडिया को ऐसा लगा कि ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा था कि आप इसको जो है अपने यहाँ पर मत लाइए, मत आने दीजिए श्रीलंका को, इंडिया ने ऐसा कहा था। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज से ही कुछ डेटा प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि नफ्सा से रिलेटेड। नफ्सा मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी वाला जो एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट क्या करती है, सस्ते दामों में गरीबों को अनाज बांटती है। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड है, ठीक है, 250 तालुका हैं गुजरात के, हु विल बी गिवन 1 किलोग्राम 1 kg मतलब पल्सेस प्रोवाइड की जाएगी, दालें इनको दिया जाएगा पर कार्ड पर मंथ। एक कार्ड धारक को 1 किलो पल्सेस प्रोवाइड की जाएगी सस्ते दामों पर, ऐसा कहना है चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल का। द एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इनकम लिमिट पर मंथ फॉर इंक्लूजन अंडर द नफ्सा हैज़ बीन इंक्रीज्ड 15,000। पहले 10,000 रुपया जो लोग कमाते थे महीना के, अब उस लिमिट को सरकार ने बढ़ा दी, कह रही 15,000 यदि आप महीने का कमाते हो तो आपको नफ्सा एक्ट के अंतर्गत ये छूट का फ़ायदा मिल जाएगा। पटेल आल्सो अनाउंस 3% हाइक इन डियरनेस अलाउंस। इसके साथ साथ में महंगाई भत्ता भी 3% बढ़ा दिया है इन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, विच विल टेक द स्टेट्स फाइनेंशियल बर्डन 1400 करोड़ रुपया एनुअल। इतना ही इन्होंने बढ़ाया है और इसी के चलते चलते सालाना इनको 1400 करोड़ रुपया का बर्डन बढ़ गया है। फ्रंट पेज पर देखें तो प्रधानमंत्री के भाषण के बारे में यहाँ पर बातें बताई गई, ठीक है। इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सा भाषण दिया था। मेन फोकस किया था नरेंद्र मोदी ने, भारत देश 2 चैलेंज को फेस कर रहा है, एक तो करप्शन को और दूसरा नेपोटिज्म, जिसको भाई भतीजावाद बोलते हैं। जैसे कि कोई लीडर है, वो प्रधानमंत्री बना, फिर उसके बेटे प्रधानमंत्री बन गए, फिर लड़की उसकी CM बन गई, या फिर कोई और महत्वपूर्ण पदों पर बन गए, इसको बोलते हैं भाई भतीजावाद। तो देखा जाए 2014 से ही बीजेपी की गवर्नमेंट है,
तो अब कैसे का करप्शन रह गया और किस प्रकार से नेपोटिज्म रह गया। पहले भी बीजेपी यही आरोप लगाती थी कांग्रेस के ऊपर, आज भी वही आरोप लगा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी की गवर्नमेंट करप्शन को नहीं ख़त्म कर पाई है, ना ही वो नेपोटिज्म को ख़त्म कर पाई है। नेपोटिज्म का मतलब यही है कि फिर कांग्रेस मुक्त भारत कर दो, यही सरकार का सोचना है। सीधे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ, और एडिटोरियल में हम देख लेते हैं, इसमें बताया जाता है, पहला जो आर्टिकल है सलमान रुश्दी के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, सलमान रुश्दी जैसे कई सारे लेखक हैं जो कि एकदम बेधड़क बोलते हैं, बेधड़क लिखते हैं, समाज की बुराइयों को एक खुल करके समाज में पेश करते हैं, उग्रवाद के खिलाफ ये बोलते हैं। यदि आपके पास वर्ड की पावर है और आप यदि इस प्रकार से सलमान रुश्दी के जैसे लोगों को फॉलो कर रहे हो, यदि आपके ऊपर हमला हो जाए, आपको धमकियां मिलने लग जाएं, तो इसका क्या मतलब होता। एक व्यक्ति के ऊपर मतलब हमला मतलब पूरी समुदाय के ऊपर हमला माना जाना चाहिए, राइटर के ऊपर। सलमान रुश्दी, ठीक है, को 1989 से ही डेथ की थ्रेट मिल रही थी। आफ्टर हिज फोर्थ नावल द सैटानिक वर्सेस 1989 में ये लिखा गया था। ईरान के जो लीडर थे आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनाई, इन्होंने इशू किया था एक फतवा अगेंस्ट द राइटर फॉर ऑफेंडिंग इस्लाम। इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि आप जो है इस्लाम को क्या कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो, साथ ही साथ में प्रॉफिट और कुरान का भी आप उल्लंघन कर रहे हो। तो इस प्रकार से आप देखोगे ये जो फरमान जारी किए गए थे ना, राइटर के लिए कई प्रकार के खतरे पैदा कर रहा था। हालांकि जो मोटिव है अभी तक वो ज्ञात नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया है, ऐसी धमकी उनको क्यों मिलती रही है। लास्ट फ्राइडे को रुश्दी, जिनकी एज 75, चाकू से इनके ऊपर कई बार हमला किया गया था। ठीक है, वो एक लिटरेरी फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे न्यूयॉर्क में। बताया जा रहा है हालांकि अभी वो वेंटिलेटर से बाहर हैं। अकॉर्डिंग टू हिज सन रिमेन्स इन क्रिटिकल कंडीशन, लेकिन अभी भी वो क्रिटिकल कंडीशन में। अब बताया जा रहा है थ्रू द ईयर्स अदर्स हैव फेस्ड वायलेंस ओवर द नॉवेल टू। उन्होंने उपन्यास को लिखा था तो ना केवल इन्होंने वायलेंस को फेस किया है, इसके अलावा कुछ रियोट्स हुए, कुछ ब्लास्ट हुए, कुछ फायरिंग हुई, प्रोटेस्ट हुआ इस बुक के लिए। इसी के चलते चलते जापानीज, नॉर्वेनियन, इटालियन ट्रांसलेटर, इनको भी टारगेट किया गया था। एक बॉम्ब किलिंग भी हुई थी। द पर्सन हु वाज ट्राइंग टू सेट ऑफ, जो व्यक्ति किसी चीज़ को बंद कर रहा था उसके ऊपर भी बॉम्बिंग का प्रयास किया गया। तो क्या क्या लिखा था, क्या क्या लिखते थे, किस प्रकार से लोगों को जागरूक करते थे। रुश्दी वेंट इनटू हाइडिंग फॉर 9 ईयर्स, है ना, तो लगभग 9 सालों से इनका कुछ पता नहीं चल रहा था। वेयर ही बर्निश्ड हिज वीपन ऑफ चॉइस वर्ड्स, जहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया था, अपने जो वर्ड थे उनको काफ़ी धारदार बनाया था। ही हैज़ टॉक्ड द लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, उन्होंने बताया हमेशा ट्रूथ की लैंग्वेज। अपहेल्ड फ्रीडम, कंटिन्यू रखा फ्रीडम ऑफ आर्ट को, इसके साथ साथ में इंटेलेक्ट को, एंड पब्लिश्ड फॉर आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए क्या आइडियल हो सकता है, सच एज द राइट टू डिसेंट, जैसे कि यदि गवर्नमेंट के कोई कानून हमको पसंद नहीं है तो हमारे पास राइट टू डिसेंट है, हम उसको मना कर सकते हैं। इन हिज 14th नवल एंड इन सेवरल इंक्यूसिव एसिस, उपन्यास लिखे, कुछ निबंध भी इन्होंने लिखे, काफ़ी तीखे हुआ करते थे। अब एक संस्मरण इन्होंने लिखा था, उस टाइम में इनका जो बच्चा था वो 9 साल का हुआ करता था। ठीक है, इसका टाइटल यहाँ पर बताया गया, किससे ये प्रभावित हुए उसको भी यहाँ पर बताया गया था। 2012 की ये बात है। फिर इन्होंने बुकर प्राइज़ जीता था मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में, जिसमें उन्होंने री इमेज किया था इंडिया की इंडिपेंडेंस को। भारत आज़ाद हुआ है लेकिन उसको आप दूसरे नज़रिए से देखिए, फिर से आप सोचिए। एंड ही हैड डिस्पेंडेड, इन्होंने अवेलेबल करवाया था सेफ्टी नेट, जस्ट लाइक हिज लिटरेरी इंस्पायरेशन गैब्रियल गार्सिया मार्केज, गुंटेर ग्रास एंड नेरीने गोडिमर। इसके बाद अगला जो एडिटोरियल है वो है हमारा यूरोपियन संघ से रिलेटेड। ठीक है, ईयू जिसको कहा जाता है यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को। इसमें 27 कंट्री शामिल हैं। 27 है कि 21, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा।
ठीक, इसके उद्देश्य बताए गए हैं कि क्या इसका उद्देश्य है विकास, आर्थिक वृद्धि, मूल्य स्थिरता, रोजगार, समाज की प्रगति, कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है, अर्थव्यवस्था कॉम्पिटिटिव हो, इसके साथ साथ में पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देना इसके मेन फोकस हो। यूरो है, इन्होंने ज़्यादातर इस ग्रुप के जो देश हैं उन्होंने यूरो को अपनाया है। स्वीकृत वर्ष था 1998। यह एक 27 यूरोपीय महाद्वीप के देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई थी। ये संगठन यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण की भावना से मास्ट्रिच संधि द्वारा बनाया गया। यूरोपीय संसद, यूरोपीय न्यायालय, यूरोपीय सेंट्रल बैंक शामिल है इसमें। यूरोपीय संघ की परिषद संसद कौन है? ब्रुसेल्स में है इसका हेडक्वार्टर। सेंट्रल बैंक फ्रैंकफर्ट शहर में है। संसद का सचिवालय लग्जमबर्ग में है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की कुल मिलाकर के कितनी है? टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज बताई गई हैं 24। ठीक, ऑफिशियल स्क्रिप्ट लैटिन, यूनानी और सिरिलिक। धर्म की बात करें, कितने परसेंट धर्म यहाँ पर मानते हैं? यहाँ जो देश शामिल हैं, शामिल देश 27 है। यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? फ्रांस करता है। लास्ट देश इसमें कब शामिल हुआ? लास्ट देश जिसने अध्यक्षता ये सदस्यता छोड़ी थी, क्रोएशिया 1 जुलाई 2013 को इसमें शामिल हुआ था और 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम यहाँ से बाहर हो गया था। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन कैसे होता है? पेरिस की संधि आई 18 अप्रैल 1951 को, फिर रोम की संधि आई 1 जनवरी 1958 को, फिर होता है एकल यूरोपीय अधिनियम 1 जुलाई 1987, फिर मॉस्ट्रिच की संधि आती है 1 नवंबर 1993, फिर इसकी स्थापना हो जाती है। एरिया कितना है, जनसंख्या कितनी है, सबको मिलाओगे तो जीडीपी कितना हिस्सेदारी रखती है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। इस एडिटोरियल को हम शॉर्टकट में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका जो बेस वो ये बताया गया है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें यूरोपियन यूनियन और भारत मिलकर के सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ मतभेद दोनों के बीच में हैं। मतभेद थे यूक्रेन और रसिया को लेकर के, इसके अलावा चाइना को काउंटर करने को लेकर के। देखा जाए तो भारत हमेशा और चाइना के साथ में अपने रिश्ते खराब ही रहे हैं, तो इस मामले में यूरोपियन यूनियन भारत की मदद करना चाहिए, तो रूखा सूखा जवाब मिलता है। उतना एक्टिवली यूरोपियन यूनियन काम नहीं करता है। इसके साथ ही साथ यदि देखा जाए रूस को लेकर के किस प्रकार के मतभेद थे, जहाँ पर यूरोपियन यूनियन खुलकर के रसिया की आलोचना कर रहा था। ठीक है, लेकिन भारत ने रसिया की आलोचना नहीं करी। रसिया को अपना वो पार्टनर मानता है, कितने सारे हथियार तो वो रसिया से खरीदता है। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो रसिया काफ़ी पुराना उसका मित्र है, इसलिए भारत ने ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दिया था यूक्रेन के ऊपर जब रसिया ने कब्जा किया था। तो दोनों में इस प्रकार के हम मतभेद देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहीं यदि हम देखें तो दोनों में कुछ कुछ सहयोग भी है, कुछ कुछ जैसे ट्रेड, इकोनॉमी, इस मामले में भी कई सारे सहयोग किए जाते हैं जहाँ पर कोऑपरेशन आप देख रहे हो। ठीक है, अभी आप ये देखोगे इंडिया और यूरोपियन संघ के बीच में जो पार्टनरशिप है वो तेज़ी के साथ में बढ़ती ही जा रही है। दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है वो पास कर गया है $116 बिलियन को 2021-22 में। यूरोपियन यूनियन इंडिया का सेकंड नंबर का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है अमेरिका के बाद में। इसके साथ साथ में सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है इंडियन एक्सपोर्ट के लिए। भारत में जो चीज़ें निर्यात की जाती हैं उसके लिए सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा निर्यात हम यूरोपियन यूनियन को करते हैं। इसी के साथ साथ में 6000 यूरोपियन कंपनी हैं हमारे देश में काम कर रही हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से 6.7 मिलियन जॉब प्रोवाइड कर रही हैं। इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अलावा भी कई सारे एवेन्यूज़ ऐसे हैं जहां हम कोऑपरेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये किस किस के बीच में है? इंडिया और डेनमार्क के बीच में, ताकि हम क्लाइमेट चेंज से निपट सकें, बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकें और पॉल्यूशन को कम कर सकें। इंडिया नॉर्डिक समिट का आयोजन किया गया था मई के महीने में, जिसका फोकस था ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए दैट आर वाइटल फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। चौथे नंबर की बात यह है ऑल दिस विल एक्ट एज कैटलिस्ट। सब चीज़ बता रही हैं कि परिवर्तन हो रहा है, कोऑपरेशन में बढ़ोतरी हो रही है दोनों रीजन के बीच में। इसके साथ साथ में डिफेंस सेक्टर में भी कुछ कोऑपरेशन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दिस इज क्रिटिकल फॉर इंडिया एट दिस जंक्चर टू रिड्यूस इट्स हार्डवेयर डिपेंडेंस ऑन रसिया ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ यूक्रेन। अब हम ये जान रहे हैं कि रसिया जब खुद ही यूक्रेन के साथ में युद्ध में लड़ा हुआ है तो भारत को कैसे करके वो
उपकरण प्रोवाइड कर पाएगा, हमें डिले हो सकता है। तो इंडिया भी चाहता है कि रसिया के ऊपर डिपेंडेंसी हमें थोड़ी कम करनी पड़ेगी, तो हम ईयू के साथ हाथ बढ़ा सकते हैं। वो चाहता है कि हमारी डिफेंस के मामले में जो डाइवर्सिफिकेशन है वो होना चाहिए। आर्मामेंट जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं अदर अदर रीजन से, उसमें हम डाइवर्सिफिकेशन करें। टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है वो हम अदर सोर्स से भी प्राप्त करें, क्योंकि चाइना हमारे साथ में हमारे सामने खड़ा हुआ। इंडियन और यूरोपीय यूनियन दोनों ही रेगुलर तरीके से कंडक्ट कराते रहते हैं जॉइंट मिलिट्री को, इसके साथ साथ में कुछ नवल एक्सरसाइज भी कराते रहते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है उनके कमिटमेंट को कि वो फ्री, ओपन और इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं इंडो पैसिफिक एरिया में। पहली बार मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया था दोनों के बीच में 2021 में, जिसका फोकस था मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस फैलाना है, कैपेसिटी बिल्ड करना है, जॉइंट नवल एक्टिविटी आयोजित कराना है। फ्रांस का जो ऑन टाइम डिलीवरी था 36 राफेल फाइटर जेट की, इसके साथ साथ में वो इच्छुक है कि वो ऑफर करेगा बाराकूडा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन इंडियन नेवी को। ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो है ट्रस्ट दोनों के बीच में वो बढ़ते ही जा रहा है।